नमस्कार, मैं हूं अशोक श्रीवास्तव और हमारे खास कार्यक्रम पूरा सच में आपका स्वागत है। खबरों की दुनिया में पूरा सच बहुत जरूरी होता है क्योंकि झूठ से भी खतरनाक होता है अधूरा सच, और उसी तरह खतरनाक होती है अधूरी खबर भी। इसलिए हर खबर का पूरा सच हम आपको बताएंगे, वो भी तथ्य, तर्क और सबूत के साथ। तो आइए आज फिर एक बार बिना देर किए शुरू करते हैं पूरा सच। आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपनी स्थापना का शताब्दी वर्ष मना रहा है, लेकिन कुछ लोगों को आरएसएस के शताब्दी वर्ष का यह उत्सव रास नहीं आ रहा है। मगर शायद वो भूल गए हैं कि ऐसे लोग आरएसएस की स्थापना के समय से ही मौजूद रहे हैं, जो आरएसएस का विरोध करते रहे, आरएसएस के खिलाफ नफरत फैलाते रहे, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस आगे बढ़ता गया। 100 वर्ष का पूरा हो गया। आरएसएस से नफरत कांग्रेस की पुरानी सोच है, लेकिन हर बार संघ के खिलाफ साजिश नाकाम हुई है, और उनकी ये साजिश आज एक बार फिर नाकाम हुई जब कर्नाटक हाईकोर्ट की धारवाड़ बेंच ने कांग्रेस की सिद्धरामैया सरकार के उस आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी जिसके जरिए आरएसएस की गतिविधियों पर पाबंदी लगाने की साजिश की गई थी। इसलिए इन कोशिश करने वालों को आज हम तथ्यों, तर्कों और सबूतों के साथ बताएंगे कि जो काम पंडित नेहरू 77 साल पहले नहीं कर पाए, वो काम आज भला एक राज्य की कांग्रेस सरकार 2025 में भला कैसे कर पाएगी। तो आइए इस सबसे बड़े सवाल की गुत्थी सुलझाने की कोशिश करते हैं और देखते हैं पूरा सच पूरे विस्तार के साथ। माफ कीजिएगा, कर्नाटक में कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार को बड़ा झटका देते हुए हाईकोर्ट की धारवाड़ बेंच ने उस आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी जिसमें सार्वजनिक और सरकारी स्थलों पर कार्यक्रम आयोजित करने के लिए अधिकारियों से पूर्वानुमति अनिवार्य कर दी गई थी, जिसके बाद सरकारी आदेश की वैधता को चुनौती देते हुए याचिकाएं दायर की गई। अदालत ने अपने अंतरिम आदेश में कहा कि सरकार का यह आदेश भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1A और अनुच्छेद 1B के तहत नागरिकों को प्राप्त संवैधानिक अधिकारों का हनन करता है। मतलब सिद्धरामैया सरकार का आदेश अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और शांतिपूर्वक सभा करने की स्वतंत्रता पर हमला था। इस पूरे विवाद के केंद्र में है कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे और कर्नाटक के वरिष्ठ मंत्री प्रियांक खड़गे, जिन्होंने मुख्यमंत्री सिद्धरामैया को पत्र लिखकर आरएसएस की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने की मांग की थी, जिसके बाद राज्य मंत्रिमंडल ने 16 अक्टूबर को यह फैसला लिया। लेकिन अब कोर्ट ने प्रियंक खड़गे के अरमानों पर पानी फेर दिया है। पहले आप सुनिए कर्नाटक हाईकोर्ट के वकील मल्लिकार्जुन खड़गे को, जो ये बता रहे हैं कि कोर्ट ने दरअसल क्या कहा इस संबंध में। Four petitioners were before the court. The court said that this offends Article 19 of the Constitution of India. You are infringing or violating the right of a citizen. So the court said that there will be stay of this order applicable to all of them, and matter will be heard on 17th of November at 2:30. यह सरकार के लिए बड़ा झटका और न्याय की जीत बताया। बीजेपी नेताओं ने कहा कि जो प्रियंक खड़गे पिछले कुछ हफ्तों से संघ पर प्रतिबंध लगाने जैसी बातें कर रहे थे, अब हाईकोर्ट के आदेश के बाद सिद्धरामैया सरकार को अपना मुंह बंद कर लेना चाहिए। आप भी सुनिए कर्नाटक के बीजेपी नेताओं ने इस पर क्या टिप्पणी करी। It's a big setback for Siddaramaiah government. Priyanka Kharge, from last couple of weeks, was discussing on banning RSS and all these issues. Probably with this High Court judgment, the state government has to shut its mouth. Because of today's judgment, justice has prevailed. It is a slap on the government of Karnataka. So whoever are the ministers or the MLAs, whoever involved in this, and they wanted to teach a lesson to the RSS, it is a slap on the government and the MLAs and the leaders of the Congress party. संविधान को मानने वाले संगठन है। हमको विश्वास पहले भी थी, अभी भी है, आगे भी रहेंगे संविधान के ऊपर। आर्टिकल 19
सभी को मौका देता है संगठन करने के, उसको कोई रुकने के लिए कोशिश करेगा तो संविधान के खिलाफ होता है। आज क्या आदेश मिला है न्यायालय की वजह से, मुझे लगता है संविधान को पालन किया है न्यायांग भी, हम उसको स्वागत करेंगे। तो देखिए, जो लोग संविधान की बात करते थे, संघ को रोकने के लिए संविधान के जो प्रावधान है उनका उल्लंघन करने के लिए भी तैयार हो गए। दरअसल संघ का विरोध करने वाले सिद्धारमैया और प्रियंक खड़गे जैसे नेताओं को यह पता होना चाहिए कि पिछले कई सालों में एक दो बार नहीं बल्कि अनेकों बार संघ को इसी तरह से पीछे धकेलने की कोशिश हुई है, लेकिन विरोधियों को हासिल कुछ नहीं हुआ। बल्कि संघ आज 100 वर्ष पूर्ण कर इस दुनिया का, इस विश्व का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन बन चुका है। और कांग्रेस का ये आरएसएस विरोध का सिंड्रोम कोई राहुल गांधी के कांग्रेस की पहचान नहीं है, बल्कि देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू भी इसी जो सिंड्रोम है इससे ग्रसित थे। तो ये बात आजादी के 5.5 महीने बाद की है और वो तारीख थी 29 जनवरी 1948 और वो जगह थी अमृतसर। बंटवारे के बाद पूरे उत्तर भारत में सांप्रदायिक तनाव था। उस समय देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू अमृतसर पहुंचे थे और इसी यात्रा के दौरान उन्होंने अपने एक भाषण में कहा था, हम आरएसएस को जड़ मूल से नष्ट करके ही रहेंगे, यानी आरएसएस के नाम को भारत से मिटा देंगे। पंडित नेहरू ने यह इसलिए कहा क्योंकि वो अपने अंतर्मन की गहराइयों से आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से नफरत करते थे। वो हर हाल में संघ को कुचल देना चाहते थे। तो जब नेहरू ने अमृतसर में यह कहा कि हम आरएसएस को जड़ मूल से नष्ट करके रहेंगे, तो यह बात बिजली की तीव्रता से पूरे देश में फैल गई। जाहिर तौर पर इस बयान की खबर आरएसएस के द्वितीय सरसंघचालक गुरु गोलवलकर तक भी पहुंची। देश के प्रधानमंत्री नेहरू ने आरएसएस को जो धमकी दी थी उस पर पलटवार करते हुए गुरु गोलवलकर ने अपने एक ओजस्वी भाषण में कहा कि आरएसएस पर होने वाले सभी हमलों को हम विफल कर देंगे। आरएसएस का कार्य किसी की कृपा से नहीं बढ़ा है और किसी की बुरी नजर से वो समाप्त भी नहीं होगा। तो नेहरू ने जिस भाषा में आरएसएस को धमकी भरी चुनौती दी थी, ठीक उसी भाषा में गुरु गोलवलकर ने इस चुनौती को स्वीकार कर लिया। तो आज प्रियंक खड़गे जैसे संघ विरोधी मानसिकता रखने वाले कांग्रेस के नेताओं को यह पूरा सच बताना जरूरी हो जाता है कि उन्हें इतिहास के कुछ तथ्यों, तर्कों और सबूतों के माध्यम से आज यह बताना होगा कि संघ को कुचलने का जो काम नेहरू नहीं कर पाए वो प्रियंक खड़गे जैसे नेता कैसे कर सकते हैं। दरअसल आजादी के बाद से कांग्रेस के कई बड़े नेता आरएसएस सिंड्रोम के शिकार रहे हैं और ये सिंड्रोम आज के कांग्रेस नेताओं के अंदर भी कूट कूट कर भरा हुआ है। तो कांग्रेस का यह संघ विरोधी सिंड्रोम उस समय सामने आ गया था जब पंडित नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री बने थे। 1947 से ही नेहरू आरएसएस को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानने लगे थे और अपनी वैचारिक नफरत की वजह से नेहरू संघ पर आए दिन कोई ना कोई आरोप जड़ते रहते थे। असल में उस दौर में देश की हर सांप्रदायिक समस्या के लिए नेहरू आरएसएस को जिम्मेदार मानते थे, जबकि यह सांप्रदायिक समस्या बंटवारे की वजह से पैदा हुई थी, जिस पर कांग्रेस ने मोहर लगाई थी, कांग्रेस कार्य समिति ने मोहर लगाई थी। इस बंटवारे में आरएसएस का कोई हाथ नहीं था, लेकिन फिर भी नेहरू अपनी भूल मानने के बजाय संघ को कटघरे में खड़ा करते रहे। आजादी के बाद जब दिल्ली में दंगे हुए तो नेहरू ने इसके लिए आरएसएस को जिम्मेदार ठहराया। जब अजमेर में दंगे हुए तो नेहरू ने तब भी इसका ठीकरा आरएसएस के सर पर फोड़ दिया। यूपी के गढ़मुक्तेश्वर में हुए सांप्रदायिक दंगों के पीछे भी नेहरू आरएसएस का हाथ मानते थे। यहां तक कि इन दंगों के बाद नेहरू संयुक्त प्रांत यानी आज के यूपी के मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत पर संघ के खिलाफ कोई बड़ा एक्शन लेने का दबाव भी बना रहे थे। इसका सबूत मिलता है नेहरू के उस पत्र से जो उन्होंने 29 दिसंबर 1947 को उस वक्त के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पंत को भेजा था। सेलेक्टेड वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू की सीरीज 2 के वॉल्यूम 4 के पेज नंबर 222 पर प्रकाशित हुए इस पत्र में नेहरू लिखते हैं, प्रिय पंत जी, आपने कहा था कि आप आरएसएस के खिलाफ एक्शन लेने वाले हैं। यह कब होगा? मुझे लगता है कि अगर यह जल्दी किया जाता है तो बेहतर होगा। तो नेहरू ने यह जो पत्र पंत को लिखा था, क्या आपने उस पत्र की तारीख पर गौर किया? वो तारीख थी 29 दिसंबर 1947, यानी तब गांधी जी की हत्या भी नहीं हुई थी। लेकिन नेहरू उससे पहले ही आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने का पूरा मन बना चुके थे। संघ के लिए नेहरू के मन में इस कदर पूर्वाग्रह था कि उसके अच्छे काम भी नेहरू को बर्दाश्त नहीं होते थे।
संघ उस समय पाकिस्तान से लुटपिट कर आए हिंदुओं और सिख शरणार्थियों की तन मन धन से सेवा कर रहा था, लेकिन नेहरू ने कभी उसकी प्रशंसा नहीं की। खैर, प्रशंसा तो छोड़िए, नेहरू के कई बयानों से तो ऐसा लगता है कि वो पाकिस्तान बनाने वाली जिन्ना मुस्लिम लीग की तुलना में आरएसएस को देश के लिए बड़ा खतरा मानते थे। और इसका सबूत मिलता है नेहरू के उस पत्र से जो उन्होंने मद्रास प्रांत के तत्कालीन गृह मंत्री सुब्बारायन को लिखा था, जो प्रकाशित हुआ सेलेक्टेड वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू की सीरीज 2 के वॉल्यूम 5 के पेज नंबर 3 पर। 5 जनवरी 1948 को लिखे गए इस पत्र में नेहरू लिखते हैं, प्रिय सुब्बारायन, हमें आरएसएस पर खास तौर से नजर रखनी चाहिए। हमने बहुत सारे सबूत देखे हैं जो ये बताते हैं कि हमारी हाल की कई परेशानियों की वजह आरएसएस के लोग हैं। मुस्लिम लीग की बैठकों पर प्रतिबंध लगाने का सवाल एक अलग मुद्दा है। अब कोई नहीं है कह सकता मुस्लिम लीग की बैठकों से दंगे भड़केंगे। भारत में मुसलमान आज पूरी तरह से डरे हुए हैं। इस बात की बहुत कम संभावना है कि ये मुसलमान कोई मुसीबत खड़ी करें। जो भी हो, मुझे मुस्लिम लीग की बैठकों को रोकना गलत लगता है। मुझे मुस्लिम लीग की बैठक पर रोक लगाने का कोई कारण नजर नहीं आता। तो मुझे पूरी उम्मीद है आपने पत्र बहुत ध्यान से पढ़ा होगा। अब इसे समझिए। इस पत्र में नेहरू जहां एक तरफ आरएसएस को खतरा बताते हैं, वहीं इस पत्र में नेहरू मुस्लिम लीग को क्लीन चिट देते नजर आते हैं। खास बात यह है कि आजादी के बाद भी मद्रास प्रांत, जिसमें वर्तमान का तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और आंध्र आता था, वहां मुस्लिम लीग बहुत सक्रिय थी और वो कई इलाकों में लगातार जलसे और बैठकें कर रही थी। लेकिन फिर भी नेहरू को सारा खतरा आरएसएस से दिखाई देता था और भारत के टुकड़े करने वाली मुस्लिम लीग तो उन्हें निर्दोष लगती थी। नेहरू जी का साफ तौर पर मानना था कि इस देश का विभाजन करने वाली मुस्लिम सांप्रदायिकता से कोई खतरा नहीं है, बल्कि असली खतरा तो आरएसएस से है। नेहरू ने अपने इन विचारों को 5 जनवरी 1948 को देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के सामने रखा था। मुख्यमंत्रियों को लिखा गया ये पत्र प्रकाशित हुआ है सेलेक्टेड वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू की सीरीज 2 के वॉल्यूम 5 के पेज नंबर 305 पर, जिसमें नेहरू लिखते हैं, भारत में मुस्लिम सांप्रदायिकता अब सिर उठाने के लिहाज से बहुत कमजोर है। भारत के भीतर आज हमें जिस सांप्रदायिकता से निपटना है वो हिंदू और सिख सांप्रदायिकता है, जो हाल ही में बहुत ज्यादा आक्रामक और असहिष्णु हो गई है। इस बात के सबूत मिले हैं कि आरएसएस ने हाल की भयानक घटनाओं में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आरएसएस के नेता कहते हैं कि संघ राजनीतिक संस्था नहीं है, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि उसकी नीति और कार्यक्रम राजनीतिक, अत्यधिक सांप्रदायिक और हिंसक गतिविधियों पर आधारित है। उन्हें नियंत्रण में रखना होगा। हमें उनके पवित्र कार्यों से गुमराह नहीं होना चाहिए, जो उनकी नीति से पूरी तरह से भिन्न है। तो सुना आपने, नेहरू कह रहे हैं कि मुस्लिम सांप्रदायिकता कमजोर हो चुकी है और असली समस्या हिंदू और सिख सांप्रदायिकता है। क्या सांप्रदायिकता भी कोई धर्म होता है? अब आगे सुनिए। बंटवारे के उपरांत संघ की लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही थी। पूरे उत्तर भारत में संघ ने जिस तरह से शरणार्थियों के लिए सेवा कार्य किया था, उसकी चारों तरफ प्रशंसा हो रही थी। यहां तक कि देश के कई प्रभावशाली व्यक्ति भी संघ की तारीफें कर रहे थे। नेहरू को इस बात पर आपत्ति होती थी जब सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन, जो बाद में जाकर देश के राष्ट्रपति बने, उन्होंने एमपी के रीवा में सार्वजनिक तौर पर संघ की प्रशंसा कर दी। तो नेहरू ने इस पर नाराजगी जताते हुए उन्हें 22 जनवरी 1948 को एक पत्र लिखा, जो प्रकाशित हुआ है सेलेक्टेड वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू की सीरीज 2 के वॉल्यूम 5 के पेज नंबर 22 पर। इस पत्र में नेहरू क्या लिखते हैं, सुनिए जरा। प्रिय राधाकृष्णन जी, हमारी वर्तमान समस्या यह नहीं है कि पाकिस्तान क्या करता है, क्या नहीं करता है, बल्कि हमारी समस्या यह है कि हमारे अपने बहुत से लोग क्या करते हैं। इस बारे में मैं कहना चाहता हूं कि कुछ समय पहले मुझे पढ़कर अफसोस हुआ था कि आपने आरएसएस को प्रोत्साहित किया था। यह संगठन वर्तमान में भारत में सबसे शरारती संगठनों में से एक है। नेहरू ने कई बार आरएसएस के प्रति अपनी घृणा का प्रदर्शन किया था, लेकिन हमने अभी तक आपको जानबूझकर उनके सिर्फ उन्हीं बयानों को दिखाया है जो उन्होंने गांधी जी की हत्या के 1 महीने पहले संघ के बारे में दिए थे। इन बयानों को पढ़ने और समझने के बाद यह स्पष्ट होता है कि नेहरू जी गांधी जी की हत्या से पहले ही आरएसएस की नकेल कसना चाहते थे और गांधी जी की हत्या के बाद यह मौका उनके हाथ में आ गया और उन्होंने यही किया। आरएसएस पर प्रतिबंध लगा दिया, लेकिन संघ के प्रति बदले की भावना से ग्रसित नेहरू ये नहीं जानते थे कि गांधी हत्याकांड के बाद संघ पर आरोप लादकर उस पर प्रतिबंध लगाना तो बहुत आसान था, लेकिन संघ को गांधी का हत्यारा साबित करना एक लगभग असंभव काम था।
लेकिन नेहरू ने इसके लिए भी पूरे प्रयास किए, जैसे कि आज प्रियंक खड़गे जैसे कुछ कांग्रेसी नेता कर रहे हैं। नेहरू सरकार ने गांधी जी की हत्या में आरएसएस का नाम घसीटकर न केवल संघ पर प्रतिबंध लगा दिया, बल्कि तत्कालीन संघ प्रमुख गुरु गोलवलकर को गिरफ्तार भी कर लिया था, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री मोदी ने इसी साल 1 अक्टूबर को किया था। इस दौरान देश भर में हजार संघ के निर्दोष स्वयंसेवकों को गिरफ्तार कर उन पर अत्याचार किए गए। लेकिन शुरू से ही गृह मंत्री सरदार पटेल का यह मानना था कि गांधी जी की हत्या में संघ का हाथ नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री नेहरू हर हाल में संघ को फंसाना चाहते थे। वो बार बार पत्र लिखकर सरदार पटेल पर दबाव बना रहे थे और संघ को कुचलने की मांग कर रहे थे। नेहरू के इन्हीं पत्रों से परेशान होकर सरदार पटेल ने गांधी जी की हत्या के सिर्फ 28 दिन बाद यानी 27 फरवरी 1948 को एक कड़ा पत्र लिखा और यह पत्र प्रकाशित हुआ है सरदार पटेल चुना हुआ पत्र व्यवहार में। इस पुस्तक का संपादन स्वयं सरदार पटेल के पर्सनल सेक्रेटरी वी शंकर ने किया है। इस पुस्तक के पेज 294 पर जो लिखा है उसे हर प्रियंक खड़गे जैसे कांग्रेसियों को ध्यान से पढ़ना चाहिए, जो आरएसएस पर झूठे और अनर्गल आरोप लगाते हैं। तो सरदार पटेल ने नेहरू जी को लिखा था, मैं करीब करीब रोज बापू की हत्या के मामले में चल रही जांच पर व्यक्तिगत तौर पर नजर रख रहा हूं। आरएसएस का इस हत्याकांड से कोई संबंध नहीं है। गांधी हत्याकांड में कई सूचनाएं हमें गुमनाम पत्रों से प्राप्त होती हैं, जिनकी जांच होने पर उनमें से 90% झूठी पाई जाती हैं। हम जब गुमनाम सूचनाओं पर आरएसएस के लोगों को पकड़ते हैं तो हम पर यह आरोप लगता है कि हम निर्दोष लोगों को जेल में ठूस रहे हैं। मैं इसी निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि बापू की हत्या का षड्यंत्र उतना व्यापक नहीं था जितना कि माना जा रहा है। यह सिर्फ चंद मुट्ठी भर लोगों का काम है। तो इस तरह से नेहरू अपने पूरे जीवन भर आरएसएस को कुचलने की कोशिश करते रहे। वो हमेशा आरएसएस के प्रति पूर्वाग्रह से ग्रस्त थे। लेकिन विधि का विधान देखिए कि अपनी मृत्यु से 488 दिन पहले यानी 26 जनवरी को उन्हीं प्रधानमंत्री नेहरू ने अपने सामने गणतंत्र दिवस की परेड में आरएसएस के स्वयंसेवकों को पूरी आन बान शान के साथ परेड करते हुए देखा। जी हां, 1963 को 26 जनवरी की परेड में आरएसएस के स्वयंसेवक भारतीय सेना के साथ शामिल हुए थे। और ऐसा क्यों हुआ था, आइए उसका पूरा सच हम आपको बताते हैं। तो यह आपको पता ही होगा कि 1962 में चीन ने भारत पर हमला किया था, युद्ध हुआ था। इस युद्ध में आरएसएस के स्वयंसेवकों ने कई सेवा के कार्य किए। कई घरेलू मोर्चे पर संघ के स्वयंसेवकों ने पूरी तरह से मोर्चाबंदी कर ली थी, जिनके पूरी देश में प्रशंसा हुई। इसलिए कई स्वयंसेवी संगठनों के साथ साथ आरएसएस को भी अगले साल 1963 में गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल होने का मौका दिया गया था। लेकिन यहां आपको यह बताना भी जरूरी है कि नेहरू सरकार के इस फैसले का कांग्रेस के कई नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पूरी ताकत से विरोध किया था। लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू ने आरएसएस की टुकड़ी को रोकने से इनकार कर दिया था और इस तरह से खाकी नेकर, चमड़े की बेल्ट, सफेद शर्ट, काली टोपी और चमचमाते जूते पहनकर आरएसएस के स्वयंसेवक पूरी आन बान शान से गणतंत्र दिवस परेड में राजपथ पर निकले। बस इस एक दृश्य ने ऐसा समा बांध दिया जिसकी चर्चा अगले दिनों सभी अखबारों में हुई और यह सब नेहरू जी की आंखों के सामने हुआ था। तो प्रियंक खड़गे जैसे कांग्रेस के नेताओं को यह पूरा सच पता होना चाहिए जो आज हमने बताया है। बहरहाल पूरा सच में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे असली बनाम नकली जननायक पर क्यों गरमा रही है बिहार की सियासत। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। एमडीएच की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला एमडीएच मसाला। Hey girls! आज तो पार्टी चाहिए। चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी। पिज्जा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं, नो शेयरिंग। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। क्या
क्या आपको है आकर्षक बचत विकल्पों की तलाश? LIC प्रस्तुत करता है नवजीवन श्री सिंगल प्रीमियम प्लान। एक मुश्त प्रीमियम राशि जमा करें, जीवन बीमा कवर का आनंद उठाएं, परिपक्वता पर गारंटीकृत निश्चित राशि प्राप्त करें। तरलता विकल्प भी उपलब्ध। अभी खरीदें। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक छूट, नियम और शर्तें लागू। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। तो ब्रेक के बाद पूरा सच में आपका एक बार फिर स्वागत है। बिहार चुनाव में आज फिर जननायक की उपाधि को लेकर खूब सियासी बयानबाजी हुई। पहले राहुल गांधी का जननायक विवाद और अब तेजस्वी यादव का नायक वाला पोस्टर, और फिर इस पर आरजेडी के ही वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी और तेजस्वी के बड़े भाई तेज प्रताप यादव की प्रतिक्रिया ने असली बनाम नकली जननायक पर फिर से बहस छेड़ दी है। कुछ दिन पहले आरजेडी ने तेजस्वी यादव को बिहार का नायक बताते हुए पोस्टर जारी किया। ऐसा ही पोस्टर पटना में आरजेडी कार्यालय के बाहर भी दिखाई दिया, जिसके बाद इस पर एनडीए नेताओं ने सवाल खड़े किए थे। लेकिन अब आरजेडी के वरिष्ठ नेताओं में से एक अब्दुल बारी सिद्दीकी, महासचिव है पार्टी के, उन्होंने तेजस्वी यादव को लेकर जो बयान दिया है उसने सियासी गलियारों में हलचल तेज कर दी है, क्योंकि यह बयान उस वक्त आया है जब तेजस्वी यादव खुद को युवा नेता और जनता के प्रतिनिधि के रूप में पेश कर रहे हैं। अब्दुल बारी सिद्दीकी ने साफ साफ कहा है कि तेजस्वी को जननायक बनने में या नायक बनने में भी वक्त लगेगा। तो आप भी सुनिए उनका क्या है वो बयान अब्दुल बारी सिद्दीकी का। जननायक बनने में उनको समय लगेगा, इसलिए समय लगेगा कि वो लालू की विरासत है और उनकी राजनीति पे खरा उतरने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझको लगता है आने वाले दिनों में लालू जी या जननायक कर्पूरी ठाकुर के पद चिन्हों पर चलेंगे तो जननायक उनको भी कहेगा लोग। अब्दुल बारी सिद्दीकी का बयान काफी नहीं था। तेजस्वी के बड़े भाई तेज प्रताप यादव ने भी कहा कि असली जननायक तो कर्पूरी जी, लोहिया जी, बाबा साहब अंबेडकर और महात्मा गांधी ही हैं। जो लोग खुद को जननायक बता रहे हैं, यानी उनका इशारा एक तरह से सीधे सीधे तेजस्वी की तरफ है, अपने भाई की तरफ। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। वहीं बीजेपी ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर जननायक की उपाधि चोरी करने के आरोप लगाए। कर्पूरी जी, लोहिया जी, अंबेडकर, महात्मा गांधी, ये लोग जननायक हैं। लालू जी का राहुल गांधी पे और तेजस्वी जी के पे छत्र छाया है। छत्र छाया हटा करके, जैसे मेरे ऊपर छत्र छाया नहीं है, हमारे ऊपर गरीब जनता का, बिहार की तमाम युवा का, नौजवान का छत्र छाया है, जिसको लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। तरफ राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने SIR के वक्त जो है, मतदाता पुनरीक्षण के वक्त अपने नाम के पीछे जननायक लगाने का प्रयास किया। जननायक सिर्फ भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के पीछे ही लग सकता है। जननायक तो केवल एक ही हैं और एक ही रहे, कर्पूरी ठाकुर जी। उनसे राहुल गांधी जी ने टाइटल चुराया और राहुल गांधी जी से बिहार के नायक, जननायक का टाइटल तेजस्वी जी ने चुराया। पर तेजस्वी जी को ना उनकी पार्टी वाले, मतलब संगत वाले, मानने को तैयार है, ना उनके परिवार के सदस्य तेज प्रताप जी उनको मानने को तैयार है, ना उनके और भी एलाइज समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी मानने को तैयार है, ना राहुल गांधी मानने को तैयार है। तो ना संगत है, ना जनमत है, ना जनपद है, केवल ये उनके मन की चाहत है। तो जब कोई भी जननायक कहता है तो देश के राजनीतिज्ञों के बीच एक ही चेहरा उभरता है, और वो चेहरा है भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर का। मगर पिछले कुछ सालों से देखा जा रहा है कि कई मौकों पर कांग्रेस के सोशल मीडिया पोस्ट में राहुल गांधी को जननायक बताया जा रहा है। इतना ही नहीं, कई कांग्रेस नेता भी राहुल गांधी को जननायक बताते हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि वैसे तो राहुल गांधी को जननायक से विभूषित करने के लिए कोई भी स्वतंत्र है, लेकिन वो कांग्रेस के जननायक हो सकते हैं
देश की आम जनता के तो बिल्कुल नहीं। आपको बता दें, पिछली जाति में जन्म लेने वाले कर्पूरी ठाकुर ने राजनीति को जन सेवा की भावना के साथ जिया था। राजनीति उन्हें विरासत में नहीं मिली थी, उनका उंगली पकड़ के उनको किसी ने राजनीति में ढकेला नहीं था। उनकी सेवा भावना और तमाम संघर्षों के बाद पिछड़ों के हक की बात करने के चलते कर्पूरी ठाकुर को जननायक कहा गया था। अब अगर तुलना राहुल गांधी से करें तो राहुल गांधी संघर्षों के बल पर नहीं, लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत नहीं, बल्कि विरासत की कड़ी अपने पूर्वजों की कड़ी थामकर राजनीति में आए हैं और वही विरासत की फसल काट रहे हैं। इसलिए कर्पूरी ठाकुर से या जननायक कर्पूरी ठाकुर से राहुल गांधी या फिर तेजस्वी यादव की तुलना पूरी तरह से बेमानी है। बहरहाल आज पूरा सच में इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति, कल आपसे मुलाकात होगी। फिलहाल नमस्कार।